नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रयागराज में 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली पुलिस ने 400 स्कूलों में बम की झूठी कॉल करने वाले छात्र को पकड़ा। सांसद अमृतपाल की नई पार्टी का ऐलान, अकाली दल वारिस पंजाब ने रखा गया नाम। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को दिया टिकट। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास विस्फोट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने सहारनपुर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि कांग्रेस की जय संविधान यात्रा के जवाब में बीजेपी ने संविधान गौरव अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में सहारनपुर पहुंचे राज्य मंत्री से हमारे संवाददाता ने इस बारे में बात की। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस की जय संविधान यात्रा के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की है और इस वक्त यूपी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति मेरे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। सर, कैसे देखते हैं संविधान गौरव अभियान को? देखिए, कांग्रेस का अगर कार्यकाल देखें तो सबसे ज्यादा संविधान में बदलाव कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में रहा है। कांग्रेस की सरकार के कांग्रेस अपने अगर कार्यकाल को देखे तो पीवी नरसिम्हा राव जब उनका शरीर पूरा हुआ तो कांग्रेस मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को रखने की इजाजत नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने। बाबा साहब के अंत्येष्टि के लिए दिल्ली में जगह नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के नाम को आगे बढ़ाने के लिए पंच तीर्थों में उनकी विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को हराने में पूरा प्रयास किया जब वो चुनाव लड़े और बाबा साहब की जो भी कर सकते थे उनको पीछे धकेलने के लिए कांग्रेस पार्टी की कोई कमी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने डाक टिकट भी जारी किया उनके नाम पे। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव वहाँ बाबा साहब का नाम आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका हमारी भारतीय जनता पार्टी की रही है, चाहे वो मोदी जी का कार्यकाल हो चाहे अटल जी का कार्यकाल हो। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने बड़ा एक मुद्दा बनाया संविधान को लेकर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बयान को लेकर भी एक तूल दिया जा रहा है कि मऊ से 26 जनवरी से यात्रा निकाली जा रही है। कैसे देखते हैं? हाँ, वो अपना कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से कहीं प्रयास कर रहे हैं कि आगे आने वाले चुनावों में हमें कहीं उसका लाभ मिल जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, कांग्रेस के कार्यकाल को अगर देखे और भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल को, दोनों की जब तुलना करती है तो जनता देश की भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चाहे केंद्र का चुनाव हो, 3 बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बनी, निकाय चुनाव में हमारी सरकार बनी। तो मैं कह सकता हूँ कि सब देश की जनता, प्रदेश की जनता जान रही है, समझ रही है कि बाबा साहब के प्रति उनकी क्या भूमिका रही और भारतीय जनता पार्टी क्या भूमिका है। तो ये सब जान रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रही है उत्तर प्रदेश की जनता। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और करोड़ों साधक आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार अपने पाप धोने जाएगी और मैं जाऊंगा तो सिर्फ पुण्य कर्म करने और दान कर्म करने जाऊंगा। ये मैं कह सकता हूँ कि जो पाप कर्म का छीण करने जाएंगे वहाँ, ये जितने भी भक्त आ रहे हैं वहाँ सबका अपमान है और भक्तगण सब जान रहे हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता सब जान रही है। भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ, सुसज्जित कुंभ, अलौकिक कुंभ, इस बार का कुंभ जो है पिछले जितने भी कुंभ हुए सबसे अलौकिक कुंभ है। हर तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ व्यवस्था की है क्योंकि लोगों के आने की संभावना, करोड़ों लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई है, कल भी करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। मेरे पास भी इतने फोन आते हैं लोगों के कि हमें वहाँ जाना है। जिस तरह से देश की जनता में जो कुंभ के प्रति आस्था है वो अजीब देखने को मिल रही है। लोगों में उत्साह इतना है कि कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, विपक्ष सब परेशान है कुंभ की चर्चा को लेकर के। तो निश्चित रूप से अनर्गल बयान है। मैं कह सकता हूँ जितने भी भक्तजन जा रहे हैं वहाँ, ये सबका अपमान है कि पाप धोने जा रहे हैं। पुण्य कमाने भी जाता है व्यक्ति। वहाँ हमारे चारों शंकराचार्य रहे, सभी संत जो कभी दर्शन नहीं होते ऐसे संतों के, वो संत वहां आते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों का प्रमाण है
कि वहाँ देवताओं का वास होता है महाकुंभ के समय में। तो वहाँ जहाँ देवताओं का वास हो, वहाँ व्यक्ति पुण्य कमाने जाता है व्यक्ति। सर आखिरी सवाल, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ इस बार तैयारी है आपकी? हमारी पूरी तैयारी है और इस बार जो है वहाँ की जनता में उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है। और हम लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, चुनाव का इंतजार नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिन्होंने महाकुंभ को लेकर बेबाकी से अपना बयान दिया। मकर संक्रांति के अवसर पर अमरावती के हनुमानगढ़ी में विधायक रवि राणा सहित पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कार्यकर्ताओं के साथ पतंग उड़ाने का आनंद लिया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांत आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे आपण कोणताही सण असला तर आपण खूप आनंदात साजरा करतो आणि यावेळी थोडासा वेगळा आहे कारण 6-7 महिने पहिले आपण भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला। तर आज भारतीय जनता पार्टी आणि स्वाभिमानचे 2 पतंग आज होत्या आणि आकाशात सुद्धा आज महायुतीचं गठबंधन दिसत होता आणि चांगल्या प्रकारे दोन्ही मस्त आकाशात पतंग उडत होत्या आणि हे आनंदाचे क्षण असतात आणि हिला आपण चांगल्या पद्धतीने जगलो पाहिजे आणि तेच आनंद आम्ही आमच्या लोकांसोबत घेत असतो। या निमित्तानं तुम्ही तुमच्या विरोधकांना काय संदेश देणार? माझे काय विरोधक आहे, राजकारणामध्ये फक्त एक लिमिट आपण क्रॉस करून कोणीही कोणावर बोलू नये, फक्त मी नेहमी हेच मानत राहते। आणि मकर संक्रांत आहे, सुरुवातच आमची तिलगुळांसोबत होते, तर सगळे जे खूप कडू बोलतात सकाळीपासून ते संध्याकाळीपर्यंत असे लोकांना त्यांना माझी एकच सल्ला राहील, मकर संक्रांत आहे, तिलगुळ घ्या आणि सगळ्यांनी गोड बोला। राजकीय जीवनमध्ये फक्त इलेक्शन पुरता हा आपले एकमेकाचे विचार वेगळे असतात, पण त्याच्यानंतर आपण एक सामाजिक क्षेत्रात काम करतो आणि ती भान जर आपण ठेवली आणि आजपासून गोड बोलणं सुरू केला तर मला वाटते येणाऱ्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने पतंग आकाशात उडत होती त्याच पद्धतीने आमचे देवेंद्र फडणवीसजी सुद्धा आमची महाराष्ट्राची एक वेगळी भरारी येणाऱ्या काळामध्ये भरताना सगळे महाराष्ट्र आणि पूर्ण देश पाहणार आहे। मला वाटते की माझे प्रत्येक श्वासातच म्हणतात ना, जसे पोटची मणी काळी असतात तसेच प्रकारे माझ्या जीवनामध्ये त्याला जसा महत्व आहे त्यापेक्षा माझे श्वासापेक्षाही जास्त महत्व रवीजींचं माझ्या जीवनामध्ये आहे। आणि मी सगळी महिलांना जे क्षणाची पूर्ण महिला वाट पाहतात, कारण की आम्ही आमचे शेवटच्या श्वासापर्यंत महिला एकच गोष्टीसाठी जगतो की आम्हाला काही झालं तरी चालते, पण आमच्या डोक्यावरचा हळद कुंकू आमच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत असंच राहू द्या देवा, एवढीच देवाचरणी विनंती करते आणि सगळ्या महिलांना मनापासून मकर संक्रांतची खूप शुभेच्छा देते। पण यावर्षी वैशिष्ट्य होतं 2 वेगवेगळ्या पद्धती, एक भाजपची आणि एक युवा स्वाभिमानची। बिलकुल महायुतीचे घटक पक्ष आहे युवा स्वाभिमान पार्टी आणि भाजप। आज हनुमानगढी या ठिकाणी दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते नवनीत राणांच्या उपस्थितीमध्ये केवळरामजी काळे भाजपचे कार्यकर्ते भाजपची पतंग उडवत आहे, माझ्या उपस्थितीमध्ये युवा स्वाभिमान पार्टीचे कार्यकर्ते हनुमानगढीला पतंग उडवत आहे। आणि मला असं वाटतं घट्ट महायुती आहे। ज्या पद्धतीने आम्ही विधानसभा लढलो, विधानसभेमध्ये आपण पाहिलं की अमरावती जिल्ह्यामध्ये अनेकांच्या पतंगा कापल्या आणि मजबूत उमेदवार भाजपचे निवडून आले, युवा स्वाभिमान पार्टीच्या वतीने मी निवडून आलो आणि मोठ्या प्रमाणात या पतंगी सर्कस महाराष्ट्राची मोठी भरारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब हे घेणार आहे विकासाच्या माध्यमातून। आणि हीच भरारी हनुमानगढीच्या पवित्र भूमीमध्ये प्रार्थना केली की देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या हातून मोठ्या प्रमाणात शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी सर्वसामान्य जनतेला अशी भरारी त्यांच्या माध्यमातून मिळेल आणि एक मजबूत मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळालेला आहे। गुरुकुल आश्रम के स्वामी शांतनु महाराज ने हाल ही में आश्रम में असामाजिक तत्वों द्वारा की गई वारदात पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की अपील की। इसके साथ ही स्वामी जी ने प्रयागराज महाकुंभ पर महत्व पर भी प्रकाश डाला और बताया कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है। हमारे संवाददाता ने शांतनु महाराज से इस विषय पर खास बातचीत करते हुए क्या कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज चैनल। मैं अरविंद शर्मा आज आया हूं सिद्धकुटी पर, जहां पर स्वामी शांतनु जी महाराज जी से कुछ खास बातचीत करने के लिए और उनसे जानने के लिए, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ
प्रारंभ हो चुका है, उसके बारे में क्या जानकारियां हैं और कैसे महाकुंभ की शुरुआत हुई, इन सब बातों पर खास बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ में हैं सिद्धकुटी के कुलपति श्री शांतनु जी महाराज। स्वामी जी, पल्स 24 न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी, आपने अपने बहुमूल्य समय सिद्धकुटी गुरुकुल प्रांगण में दिया। सबसे पहले आज के मकर संक्रांति महाकुंभ का हमारे भारतवर्ष के अनन्य पर्व, जो 12 साल में एक बार होता है, प्रभु की बड़ी कृपा। ऐसे उत्तरायण में आपका आना, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को, आपकी सभी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप में आपकी अभिनंदन करता हूं। आश्रम के माध्यम से स्वागत करते हैं। ऐसे अमृत वेला में आप लोग आए हैं। स्वामी जी, प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो चुका है। थोड़ा सा मैं आपसे इस ओर प्रकाश डालना चाहता हूं कि इस कुंभ, जो महाकुंभ है, इसमें इसका क्या महत्व है, क्या कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में जरा आप प्रकाश डालें। शर्मा जी, महाकुंभ ये सनातन धर्म का प्रतीक है। ये अलख निरंजन, अलख जगाने के लिए देवताओं ने, सभी ने जब समुद्र में मंथन करके 14 रत्न का जब प्राप्त किए थे, उसमें से एक रत्न ये भी था अमृत। अमृत जो आनंद स्वरूप का मूल स्वरूप है। तो हमारे शास्त्रों का प्रमाण है कि जब वहां से लेकर के चले, उस समय कोई ऐसा कोई फ्री या कोई रखने की जगह तो थी नहीं, लेकिन हमारी जो हिमालय से प्रवहती गंगा मैया भागीरथी, महाराजा भागीरथी ने जो लाए हैं, उसके पानी हर समय में शीतल पावनता रहते हैं। तो वो 4 जगह रह करके अपना अमृत का वो ले आए थे। तो जहां जहां वो अमृत का स्थापन किया था, रखा हुआ था और आगे ले आए थे, उसी जगह में तब से अब तक कुंभ मेला के नाम से ये प्रसिद्ध होकर के आई है। इसमें हमारे सनातन धर्म के जितने साधु संत, अनंत कोटि साधु, 64 करोड़ जो सिद्ध हैं, सभी लोग एकत्रित होकर के इसी महाकुंभ का शोभा को बढ़ाते हैं और सनातन धर्म को आगे की ओर ले जाते हैं। स्वामी जी, महाकुंभ के बारे में तो आपने बताया ही, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके काफी साथी लोग वहाँ पर हैं, मैं लगातार आप उनके संपर्क में रहते हैं जी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि आप व्यवस्था से संतुष्ट हैं? देखिए, परमपिता परमात्मा की बनाई हुई चीज में भी सब प्रकार का पूर्ण रूप में नहीं हो पाता, लेकिन ये तो मानव की बनाई हुई है, कहीं ना कहीं कमी रहता ही है। लेकिन यदि भी व्यवस्था संपूर्ण रूप में है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिस व्यवस्था को वो ऊपर से ऐसे चाहते हैं कि हम व्यवस्थित रूप में हैं, लेकिन अंदर से व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाने के लिए वो कमी निकालने की भी अपना वो कमी नहीं छोड़ते। तो ऐसे चीजों को हम ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे परमपिता परमात्मा की कृपा से ये पूरा हमारा केवल सरकार का ही नहीं है, क्योंकि देखिए, किसी ने आज सरकार बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेकर के श्रेय ले रही, अलग बात है। ये महाकुंभ ये सरकार थी, जो भी सरकार आएगी महाकुंभ ये पालन अवश्य होगा, क्योंकि ये सरकार के कार्य नहीं है, ये धर्म का कार्य है। क्योंकि राजा के ऊपर भी एक दंड होता है, क्योंकि प्रजाओं को तो राजा दंड देंगे, लेकिन राजाओं को दंड देने के लिए एक हमारे धर्म दंड है।
राजा को सुशासित करने के लिए हमारे जो धर्माचार्य लोग हैं वो एकत्रित होते हैं। ये किसी के एकत्रित करने से या किसी के निमंत्रण से नहीं आए हुए हैं। तो ये व्यवस्था परमात्मा की व्यवस्था है, लेकिन सरकार इसमें बढ़ चढ़ करके दे रही है। साथ बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय है। लेकिन उनके जो कुछ क्वचित लोग हैं और उसके जो व्यवस्था में जो सुव्यवस्थित के जगह में वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, या वहां पहुंचाने में जो कुंठावत कर रहे हैं, वो बड़ा दुखनीय है। और उस व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाने के लिए उन लोगों को सज्ञान सद्बुद्धि परमपिता परमात्मा प्रदान करे और उसमें सहयोग करे। स्वामी जी, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि क्योंकि स्वामी रामदेव जी के आप सहपाठी रहे हैं जी, और जब स्वामी रामदेव पहली बार देवबंद आए थे तो सबसे पहले मुलाकात उन्होंने आपसे की थी। तो थोड़ा इस ओर भी प्रकाश डालिए कि आखिर रामदेव जी से आपकी मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? देखिए, स्वामी जी से तो अक्सर मुलाकात होता ही रहता है। जब भी आते हैं बड़े आग्रह के साथ आते हैं। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है कि देखिए ये आश्रम की और अपना एक आदरणीय परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है। वे इस समय में सुचारू रूप में जो है अपना शिखर पर इस समय चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो भी एक सनातन धर्म का एक प्रतीक है और उस प्रतीक के आधार पर वे भी चल रहे हैं। देश के अपना मैं ये कहना चाह रहा था कि स्वामी जी आपके सहपाठी रहे हैं ना? सहपाठी रहे हैं। गुरुकुल में एक साथ व्याकरण के अध्ययन किए हैं, गुरुकुल कालवा आश्रम में। अब हमारे जो प्रिय व्याकरणाचार्य थे आचार्य बलदेव आचार्य जी, उनसे गुरुमुख से पढ़े हैं। जो करमवीर जी महाराज जी भी हैं, जो आजकल पुरका जी के पास में उन्होंने पतंजलि जो अपना फाउंडेशन के नाम से जो उन्होंने ये किया है, वो भी साथ थे। तो ये लोग सब साथ ही हमें थे और परमपिता परमात्मा की कृपा से साथ ही हैं। ऐसे जो है ये तो अर्थव्यवस्था है, उनका बढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन गुरुकुल की व्यवस्था भी ऐसे बढ़ेगी और वो सब लोग साथ हैं और साथ रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो भी सब सनातन के प्रतीक हैं। स्वामी जी, जैसा आप गुरुकुल चला रहे हैं, गुरुकुल को काफी लंबे टाइम का आपका एक अनुभव भी है, एक एक्सपीरियंस भी है जी। इस समय जो मेन समस्या है गुरुकुल चलाने में, जो मेन दिक्कतें आ रही हैं, वो क्या है? देखिए, अब प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक चीज का एक अलग अलग महत्व होता है। गुरुकुल चलाने में इस समय में मुख्य आधार जो है हर चीज का, ये अर्थ ही अनर्थ होता है। आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होने के कारण थोड़े से यहाँ सुचारू रूप का वो दिख नहीं पाता है। तो इसे ऐसे जो है हमारे धर्म शास्त्र के आधार पर उसे इतने वरीयता नहीं दी जाती, लेकिन उसके बिना भी काम नहीं चल पाता है। लेकिन ये भी गृहस्थ का कह लो। नहीं स्वामी जी, एक मिनट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमें अपनी जो गुरुकुल पद्धति है, परंपरा है, वो जो परंपरा है जी, उसे। महाराष्ट्र में अमरावती के औद्योगिक क्षेत्र में गोल्डन फाइबर कंपनी के करीब 100 से अधिक श्रमिकों को जहर दिए जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें से अधिकतर महिलाएं हैं। इस घटना के विरोध में महिलाओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा। काम केलं आणि घरी गेल्यानंतर मला उलटी झाली. त्याच्यानंतर मेडिसिन घेतली. मला काहीच आराम पडले नाही. काल माझा आवाज काहीच नाही करत होता. आज एवढा तरी दुखत आहे. आज हॉस्पिटलमध्ये मला सीमा अंबलकरनी पाठवलेलं आहे. तुम्ही तिथं ट्रीटमेंट घ्या म्हणे. मला काहीच दिलं नाही. एक चिठ्ठी दिली आहे फक्त आणि मला याच्यावर त्या गोळ्या घेऊन मला परत पाठवलेल्या आहेत. घेऊन मला परत पाठवलेलं आहे. काहीच निघलं नाही. असं हात पण सुद्धा लागलेला नाही आणि माझ्याकडून श्वास घेणं नाही. आवाज बिलकुल नाही आहे आणि पोटाच्या आतडे दुखत आहे. खूप गरम आहे.
आज देखिए, आज हमारी जो 100 लेडीज हमारी गोल्डन फ्रेंड में जो मिल में जो काम करती है नांदगांव के टमेडीसी में, उसमें से एक बहन जी हमारे यहाँ पे सामने खड़ी है। ये इरिन हॉस्पिटल गए थे, इरिन हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर ने इनकी जांच पूरी बरोबर करी नहीं। डॉक्टर ने इनको हाथ भी नहीं लगा के देखे, ना तपास नहीं करे, इनको समझा दिया और इनको भेज दिया। और आज ये लेडीज जो है ये फूड पॉइजन वाली लेडीज है। अगर ये महिला हमारी बहन अगर ऐसा हवा में घूमेंगी और इनका कुछ कम ज्यादा होगा तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और यहाँ का जो रावत है, रावत को ऐसे सस्पेंड किया जाए। और हमारी बहन जी को हम लोग अभी महाकाली शक्ति प्रतिष्ठान की ओर से हम नांदगांव पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हैं। इनका एफआईआर हम लोग यहाँ के मालक के नाम से करवा रहे हैं और हम लोग इनको कोई अच्छे दवाखाने में इनको हम लोग बता रहे हैं। क्या खाने की वजह से इनको इस बाधा हुई? तो इनका कहना ऐसा महिलाओं का है कि पानी और इनका यहाँ पे जो सब्जी बन रही है, कैंटीन जो है, कैंटीन यहाँ पे जो कैंटीन अंदर है, वो कैंटीन में सब्जी ऐसी की सब्जी अगर आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर आलू बैंगन सब्जी अली भी निकले, ककरोच भी निकले। इन्होंने समोसा खाए, समोसे में ककरोच भी निकले। जब लेडियों के ध्यान में जब आधा पेट में गए, जब उनको सब दिखा ये पूरा की पूरा अली वाली, तो उसके वजह से ये विष बाधा इनको फैल गई है। तो यहाँ की कैंटीन जिसके अंडर में है वो भी कैंटीन वाला सस्पेंड होना चाहिए। और यहाँ का रावत जो है वो बहुत बहुत कसई वाला काम कर रहा है कि हमारे महिलाओं को ये बोलता है कि तुम अगर नाइट में एक दिन के लिए यहाँ पे आएंगी काम के लिए तो दूसरे दिन हम तुम्हारे मिस्टर को यहाँ पे हम काम पे लगाएंगे, ऐसी उसकी गंदी नियत से ये बोलता है। और हमारी महिलाओं को बोलता है कि रात को 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे महिलाओं के हाथ से वहाँ पे पानी बुलाता है उसके कमरे में। तो ये चीजों का मैं महाकाली शक्ति प्रतिष्ठान की ओर से, क्रांति दल की ओर से मैं निषेध करता हूँ। हरियाणा के जिला जिंद में अनेक स्थानों पर लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने समूह के रूप में पूजा अर्चना की और मंत्रोच्चारण के बीच लोहड़ी की अग्नि में आहुति डाली। सेलिब्रेट कर रहे हैं लोहड़ी का त्योहार। लोहड़ी का त्योहार बुल्ले शाह जी ने स्टार्ट किया था। उन्होंने ये बुल्ले शाह जी ने रीत चलाई थी कि जब भी कोई न्यू शादी होती है और उसके बाद जो लड़का होता है उसकी रीत के लिए लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। पूरी परिवार के साथ ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी मिलकर यहाँ पे एंजॉय करते हैं। रात में ये त्योहार मनाया जाता है और उसके बाद डिनर प्रोग्राम होता है। आज हमारे यहाँ लोहड़ी का त्योहार मनाया गया है स्कीम नंबर 5 और 6 में, और हमने जो बहुत ही धूमधाम से मनाया है। और ये त्योहार हमारे पंजाबियों का त्योहार है और इसे हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, डांस करते हैं और हम अपने परिवार के साथ ये मनाते हैं। तो हमने बहुत एंजॉय किया। आज स्कीम नंबर 5-6 में हमारा आज लोहड़ी का त्योहार मनाया गया है। हम कॉलोनी नहीं कहे इसको, हम परिवार कहेंगे। हमारी कॉलोनी में हम सब मिलजुल के रहते हैं, हर त्योहार मिलके मनाते हैं। जैसे कि आपने आज देखा ही है कितने धूमधाम से आज हमने लोहड़ी का त्योहार मनाया। नाचना गाना तो सबसे ऊपर रहता है, खाना बाद में आता है हमारा। हम कोई भी त्योहार मनाते हैं, पंजाबियों का त्योहार तो आपको पता ही है, बिना नाच गाने के अधूरा है। हम इस त्योहार को नाच गाकर, खा पी कर, मिलजुल कर मनाते हैं। साल में जितने भी त्योहार होते हैं हम सारे मिलकर मनाते हैं यहीं पर। लोहड़ी का त्योहार हम खुशियों का त्योहार माना जाता है। हमारे घर में कोई भी खुशी होती है, किसी नई शादी हुई हो या बच्चा हुआ हो, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। और पंजाब का यह बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता। देहरादून में नशा तस्करी के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। राजपुर पुलिस ने नशा तस्कर शुभम को 3.5 लाख की स्मैक के साथ पकड़ा। नशा तस्कर को 12.5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक को नशा मुक्ति केंद्र में कराया भर्ती। पुलिस ने अवैध स्मैक सप्लाई करने वाले तस्कर को पकड़ा। दूसरा नशा तस्कर राहुल की तलाश जारी। अगली खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से है, जहां उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाए रखने के लिए ग्राम पंचायत गणवारा धनारी में 3 दिवसीय पांडव लीला नृत्य का आयोजन किया गया। पहाड़ों में विलुप्त होती लोक संस्कृति और पांडव लीला को जीवित रखने के लिए पहाड़ के युवाओं ने यह बीड़ा उठाया है। ये जो है आदिकाल से हमारे पांडवों ने हिमालय में भ्रमण किया है और तब से लेकर के अब तक हमारे जो हिमालय में ये पांडवों की प्रथा थी और हमारे पूर्वजों ने इस प्रथा को यहाँ पर जीवित रखा है। और निश्चित रूप से आने वाले युवाओं के लिए भी मैं ये कहता हूँ कि अपने गांव में जाकर के इस प्रथा को जीवित रखें। और आज हमारे गाँव में ये हर 2-3 साल में होता था, इस समय काफी विगत समय से 2-3 दिन के लिए हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें गैंडीमरण का जो कार्यक्रम हो तो बहुत भव्य होता है। और पांडवों ने किस प्रकार से महाभारत के बाद का जो ये काल है उसके बाद पांडवों ने क्या किया
किया, अपने पूर्वजों के लिए, अपने माता पिता के लिए हमें क्या जो फर्ज निभाना पड़ता है, वो इस पांडव के माध्यम से हम जनता को बताते हैं। निश्चित रूप से नई पीढ़ी भी इसको सीखने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है और विश्वास करता हूँ कि वो भी इसको अपने जीवन में उतारेंगे। पहले मैं आपका चैनल का अपने गांव ग्राम सभा गवाना में स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे गांव में हमारे बीच में आए। इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। जहां तक पांडव नृत्य की बात आती है, ये हमारी एक पारंपरिक धरोहर है, तो मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा, अपने उत्तराखंड के सभी वासियों से, इस पौराणिक धरोहर को हमें बचाए रखने के लिए इसी प्रकार जो है छोटे छोटे कार्यक्रम करके लोगों को मार्गदर्शन देना होगा। ये हम सभी लोगों का एक उत्तरदायित्व होगा। धन्यवाद। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून पुलिस का चाइनीज मांझा बिक्री के खिलाफ चला कड़ा अभियान। चाइनीज मांझा बिक्री रोकने के लिए देहरादून पुलिस का चेकिंग अभियान जारी। दून पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वाले 3 दुकानदारों के खिलाफ की कार्रवाई। देहरादून में चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ दर्ज हुए अभियोग। देहरादून पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है गणेशपुर शिमला बाईपास रोड, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है गणेशपुर शिमला बाईपास रोड, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से है, जहां एक सीमेंट कारोबारी से दिन दहाड़े हुई 5,70,000 रुपए की लूट की घटना से हड़कंप मच गया। बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे व्यापारी को 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने तमंचा दिखाकर लूट लिया। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी ने घटना स्थान का निरीक्षण किया और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जगह जगह पर नाकाबंदी पर चेकिंग कर रही है। सर, क्या मामला है? आज दिन में करीब 3 बजे अरविंद कुमार मौर्य, जो कि सुपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि वो जब अपने घर से करीब 5,70,000 रुपये बैंक में जमा कराने जा रहे थे, तो कुंजवारी तिराहे के पास में जब अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो पीछे से 2 लोग बाइक पर आकर, उनका कहना है कि इनको तमंचा दिखाया और उसके बाद चलते चलते ही उनके हाथ में जो बैग था वो छीन कर भाग गए
इस क्रम में तुरंत से मौके पर आकर मौके का घटना निरीक्षण किया गया और जो वादी अरविंद कुमार मौर्य उनसे वार्ता की गई, उनसे पूरा घटनाक्रम समझा गया और साथ ही साथ जो आसपास की सीसीटीवी है उसको भी देखा गया और इसमें उनसे जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर मुकदमा लिखवाया जा रहा है और आगे की विधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमें 3 टीमें लगाई हैं, जल्दी जो दुर्घटना है उसका अनावरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की पुलिस ने धोखाधड़ी कर लोगों से रुपए और सोने चांदी के आभूषण की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने आभूषण सहित 6,500 रुपए बरामद किए। कौन अपराधी है? हापुड़ नगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को लालच देकर उनके आभूषण जो है ठग लेता था। तो ये 2 अभियुक्त हैं जिनका नाम है हिमांशु पुत्र सुनील और सूरज पुत्र पूरन। ये दोनों सुल्तानपुरी दिल्ली के निवासी हैं और ये लोगों को एक फर्जी जो पैसे की गड्डी होती है उसको दिखाकर लालच देते थे कि हम इसमें तुम्हारा हिस्सा कर लेंगे और उनके आभूषण जो है उनसे ले लेते थे। तो इनसे 3 जोड़ी बड़े कुंडल और 2 जोड़ी छोटे कुंडल, 1 ओम और 6500 रुपए की बरामदगी हुई है और इनके पास 2 मुकदमे इनके ऊपर लिखे हुए हैं, 886/24 और 718/24। इनको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। सर, मामले सामने आए महिलाओं के साथ जो टप्पेबाजी होती थी कि कुंडल उतरवा लेते थे, तो किस तरीके से करते थे और महिलाओं को कितना निशाना बनाते थे? ये लोग ज्यादातर सीधे से ज्यादा लोग और महिलाओं को ही निशाना बनाते थे। तो ये लोग पहले महिलाओं को एक छोटी सी गड्डी पैसों की दिखाते थे कि हम इसमें तुम्हारा शेयर कर देंगे। उसके बाद में फिर उनसे उसी बहाने से उनके आभूषण जो है वो ले लेते थे। उसके बाद में फिर उनको एक कपड़े में छोटा सा भाग के कोई जितना बड़ा सिक्का रखते थे अपने पास डिफरेंट साइज का। तो अगर छोटे कुंडल तो छोटा सिक्का दे दिया, बड़े कुंडल तो बड़ा सिक्का दे दिया बांध कर। तो उनको भी भरोसा होता था कि हमारे वापस आ गए, लेकिन बाद में लगता था कि उनके साथ ठगी हो गई। अब इनको गिरफ्तार करने के बाद सर कितनी घटनाओं का अनावरण किया गया है? इनको गिरफ्तार करके 2 घटनाओं का अनावरण किया गया है। एक घटना पक्का बाग पर हुई थी और एक घटना जो है पेट्रोल पंप के पास हुई थी। दोनों घटनाओं में इन्हीं का रोल है, इनसे बरामदगी हुई है। कितने समय से ये लोग ठगी कर रहे थे? ये काफी टाइम से ठगी कर रहे थे, लेकिन लोगों की नजरों से बाहर थे। इसको काफी सीसीटीवी के माध्यम से देखकर काफी अच्छी तरीके से इनको पकड़ा गया है। ठीक। अगली बड़ी खबर देहरादून के CMI अस्पताल से आ रही है, जहां मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी की ब्रेन सर्जरी सफलतापूर्ण संपन्न हुई है। बता दें कि यह सर्जरी प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर महेश कुडियाल के नेतृत्व में उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा की गई। खंडूरी ICU के बाहर आ गए और तेजी से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है और वे जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। उनके परिजनों ने सभी शुभचिंतकों, समर्थकों और डॉक्टरों की टीम के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। कोटद्वार से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां 2 चोर दुकान का ताला तोड़ते हुए नजर आए। सीसीटीवी जांच में पुष्टि होने पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि कोतवाली कोटद्वार क्षेत्र की है। 13 तारीख की रात्रि को हमारे जो चेतक कर्मचारी हैं उनके द्वारा रात्रि गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान वहां पर उन्हें एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में दिखा। उस व्यक्ति को रोककर कर्मचारियों द्वारा उसकी जामा तलाशी ली गई तथा उसके बाद उसे डांट डपट कर वहां से भगा दिया गया। थोड़ा आगे चलने पर कर्मचारियों द्वारा ये पाया गया कि वहां पास में ही एक दुकान है और उस दुकान में चोरी का प्रयास किया गया है। जब हमारे चेतक कर्मचारियों को ये रियलाइज हुआ कि हो सकता है चोरी का प्रयास करने वाला वही व्यक्ति होगा, तो उन्होंने तुरंत मुड़कर उसका पीछा करा, परंतु उस समय वो उन्हें मिला नहीं। हमारे द्वारा कई सीसीटीवी कैमरास देखे गए और उससे ये प्रूफ हो गया कि उस दुकान में 2 लोगों द्वारा चोरी का प्रयास किया गया। दुकान के मालिक से हम लोगों ने एप्लीकेशन ली तथा हमारी जो धाराएं हैं उनमें हमने मुकदमा पंजीकृत करा। पुलिस के कांस्टेंट वर्क से हम लोगों ने 2 में से 1 अभियुक्त की अरेस्टिंग कर दी है तथा दूसरे अभियुक्त की भी हम शीघ्र अरेस्टिंग करेंगे और इसमें जो भी लीगल कार्रवाई है हम उसे अमल में लाएंगे। थैंक यू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा 2025 के अंत तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद में नशा, मादक पदार्थों और
ड्रग्स की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रभावित अंकुश लगाए जाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 20 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद किया गया है। रात्रि चेकिंग के दौरान थाना धूमाकोट पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को मय वाहन कुल 79.2 केजीज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। जनपद में हमारे पास ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि मैदानी क्षेत्रों से कई तस्कर आकर पहाड़ों से गांजा की तस्करी कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए सघन चेकिंग करवाई जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान इन तीनों अभियुक्तों को मय वाहन गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इन तथ्यों पर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये गांजा किन लोगों के द्वारा इनको सप्लाई किया गया है, और ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करते हुए उनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के राजकीय शिशु सदन में रहने वाले अनाथ बच्चों के लिए 14 जनवरी का दिन बहुत खास रहा। मकर संक्रांति और घुघुती त्योहार के अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने खुद अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर इन बच्चों को परोसी। साथ ही खेल मंत्री ने इन बच्चों के साथ करीब 2 घंटे तक पिट्ठू खेला और पतंगबाजी भी की। आज हम सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति है। हम सब लोग जानते हैं आज उत्तराखंड का घुघुतिया का त्योहार है। निश्चित रूप से ये अपने आप में सूर्य का उत्तर दिशा की ओर जाना, उत्तरायणी के रूप में मनाया जाना के रूप में जो है मैं समझती हूँ कि एक शुभ दिनों की शुरुआत जो है आज से मान ली जाती है। तो इसी शुभ दिनों में हम चूंकि 30th नेशनल गेम के बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं, तो उसी में एक विचार आया कि हमारे जो शिशु सदन के बच्चे हैं, जो जिन बच्चों के अभिभावक नहीं रहते हैं और जिनके अभिभावक के रूप में स्वयं मैं या हमारा विभाग रहता है, उन बच्चों को पूरे राष्ट्रीय खेल का परिसर दिखाना, अपने कक्ष को दिखाना, उनके संग पतंग उड़ाना, उनके संग में आज एक स्पोर्ट्स के रूप में जो है पिट्ठू गेम का खेलना, उनके संग खिचड़ी बनाना, खिचड़ी खाना इत्यादि हमारे शिशु सदन बच्चों का एक टूर भी और नेशनल गेम का एक प्रचार प्रसार भी, और किस प्रकार से हमारे बच्चे जो शिशु सदन में रहते हैं वो राष्ट्रीय खेलों से अपने को जुड़ाव कर पाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरा परिसर उनको घुमाया गया है और उन्होंने भी खूब एंजॉय किया है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेल का जो संकल्प है, जो हमारा स्लोगन है संकल्प से शिखर तक, उन बच्चों से भी आत्मसात करने के लिए कहा है। और मैं समझती हूँ कि इस उत्तरायणी पे निश्चित रूप से उनके इस भ्रमण से इस परिसर में भी जहाँ ऊर्जा भरी है, बच्चे भी ऊर्जावान होकर गए हैं। देहरादून मियावाला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मियावाला में एक और ट्रांसजेंडर रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। बता दें कि ये कैफे आदित्य शर्मा ने रेक्सा कैफे नाम से शुरू किया है। इसे लेकर आदित्य शर्मा ने कहा कि समाज में स्वीकृतता मिल रही है। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां एक मेडिकल स्टोर कर्मचारी ने दुकान का QR कोड बदलकर जालसाजी की घटना को अंजाम दिया और स्टोर मालिक के लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। स्टोर संचालक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा ओम प्रकाश मदान। मेरे पिछले 4 महीने पहले मेरा मेडिकल जो बालाजी मेडिकल स्टोर के नाम से है, मेरे यहाँ एक लड़का ओमवीर नाम का काम करता था, जिसने मेरे साथ जालसाजी करके मेरा बारकोड गलत बना के मेरे बारकोड पे चिपका के और अपने अकाउंट से अटैच करा लिया और उसमें लगातार पैसे लेता रहा। और ये सन 2020 से ले रहा है, तो अब तक वो 30 लाख की हेराफेरी कर चुका है। और समय समय पे मैंने उससे कहता था, मैंने कि दुकान में माल बहुत कम हो रहा है, इसका क्या है? बोला आपके खर्चे बहुत ज़्यादा है। मैंने कि मेरे खर्चे हैं, मैं कैसे मैनेज करता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से वो दुकान पे बैठने लगा था। समय जालसाजी लोग मुझसे कहते भी थे कि ये जालसाजी कर रहा, मैंने कि नहीं, ऐसा बच्चा नहीं है ये। लेकिन उन्होंने मेरे साथ जबरदस्त ऐसी जालसाजी की कि मेरे बालाजी मेडिकल स्टोर का जो वो था, उस पर उसने मेरे उस पर बालाजी मेडिकल स्टोर पे चिपका के और उसको अपने अकाउंट से अटैच करा दिया और लगातार वो ये करता रहा। और उसके अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन अगर हम देखते हैं तो एक साल में 15-15 लाख के हैं। जो बच्चा
15,000 की सर्विस करता, उसके अकाउंट के ट्रांजैक्शन 15 लाख के कैसे हुए? ये एक सोचनीय विषय है, जो कि सोचना चाहिए। आपको जानकारी कब हुई? मेरे को जानकारी जुलाई में हुई। इसकी जानकारी मेरे को जुलाई में हुई। एक बंदा दवाई लेने आया, उसने 550 की दवाई पहले इनसे ले गया था, जो कि इन्होंने नकली बारकोड पे कराई थी, और उसके बाद मेरे से लेने आया, तो वो उसने 100 रुपए की उन्होंने मेरे से दवाई ली, और उसी बारकोड पे उसने कर दिया। मैंने कहा ये तो बालाजी में पहुंचा ही नहीं है। तो बोला देखो इस पे तो बालाजी लिखा हुआ है। क्या किया मैंने कि मेरे को तो बारकोड भेज, और इसकी जिससे तुमने जो कराया है वो सारा उसने भेजा मेरे को। तो मैंने फिर उसी ओमवीर को भेजा। मैंने कि बेटा ये क्या है? बोला ये बालाजी मेडिकल स्टोर तो लिखा तो है, बालाजी में अभी नहीं आया, थोड़ी देर में आ जाएंगे पैसे। तो मैंने देखा कि पैसे शाम तक नहीं आए, रात तक नहीं आए, और सुबह उसने क्या करा कि 700 रुपए की एक किसी से पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दिए बालाजी मेडिकल स्टोर में, जबकि मेरे को तो 550 की और 100 की एंट्री चाहिए, जो कि उसने अपने गलत बारकोड पे कराई थी। और दूसरे दिन मैंने पेटीएम वाले को बुलाया, और पेटीएम वाले से मैंने कही कि ये देखिए जरा ये बारकोड कहाँ पे है। तो उसने जब बारकोड को देखा, अटैच किया, तो वो ओमवीर के नाम से अटैच था। तो फिर मैंने पेटीएम वाले से ओमवीर से बात कराई, तो उन्हें ओमवीर को फोन करा, बेटा जी आपने गलत नकली बनाया हुआ है। कहता मैं दुकान पे आके बात करूंगा। वो 4 बजे फिर दुकान पे आया। मैंने उससे कहा, मैंने बेटा ये क्या है? बोला अंकल मुझसे महीने से कर रहा हूँ। मैंने कि अच्छा तुम 1.5 महीने से कर रहे हो, जो कह रहे हो तो तुम कबूल रहे हो कि 1.5 महीने से कर रहा हूँ। तुम ऐसा करो, अपना और अपनी बीवी का 1 साल का मेरे को स्टेटमेंट दे दो, कि मैं उसमें देख लेता हूँ आपने कितना किया है। पर लेकिन 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उन्होंने मेरे को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। तो मैंने उनसे कही मैं पुलिस में दे दूं। बोले अकड़ के बोले हाँ दे दो पुलिस में, पुलिस क्या कर लेगी मेरा। तो मैं पुलिस के पास गया, नीरज शर्मा जी के पास। उन्होंने तुरंत इसको उठवाया और बुला लिया अपने यहाँ, और वहाँ पे इनके घर वाले आ गए। उनके घर वालों ने एक्सेप्ट किया कि इससे हुआ है, और आपका क्या है, जो भी आपका लेन देन हम देंगे। पुलिस के ही सामने 10 लाख रुपए इन्होंने कबूल किए देने के लिए, जो कि 10 लाख रुपए तो उन्होंने दिए नहीं। बाकी 2 दुकान छोड़ के उन्होंने एक मेडिकल स्टोर और खोल लिया, जिसमें उन्होंने कम से कम 10 से 15 लाख रुपए लगाए। अब 15,000 वर्कर वो 15 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, कहाँ से लगाएगा? जब उससे पूछी गई तो वो कहता है कि तो प्लॉट बेचा था तो उसको ही बताना पड़े। फिर हमने थोड़ा बैंक से इंक्वायरी करी, तो इनके बीबी के अकाउंट पे उस समय 7,78,180 रुपए थी। फिर मेरे साथ कुछ जो सुनील सिंह जी, जो कि अब इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उस समय यही वो केस देख रहे थे, वो भी बैंक में आए मेरे साथ। और उन्होंने जब बैंक में सारा पता करा, तो उनकी बेटी का एक अकाउंट निकला, जो कि 8 साल की है। उसमें 2,31,096 रुपए थे। एक बच्ची जो कि 8 साल की है, उसके अकाउंट में 2,31,096 रुपए कहाँ से आ गए? सब सोचनीय विषय है। और जब ये समय समय पर बहुत कुछ करता रहा है, और मेरा कुछ दिन पहले चाबी हमारी यही रहती थी। हमारे घर का गोल्ड भी खो गया, जो कि 15 से 20 लाख रुपए का था, लेकिन हमने इसके ऊपर शक नहीं किया। मैंने कि ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन अब हमें ये भी शक जाता है कि जो हमारा गोल्ड चोरी हुआ इसी ने किया होगा। तब हमने इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई नहीं की। हाँ पुलिस के लिए, पुलिस ने मुकदमा भी लिख दिया, दर्ज करा दिया। बहुत इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है। मैं पुलिस का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सारी करी। उसमें उन्होंने 420 और 406 लगाई भी है, जो कि एक जालसाजी के थ्रू वो और भी धाराएं लगनी चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं लगाई है। जालसाजी की धाराएं जो अलग होती है उन्होंने नहीं लगाई है, उन्हें लगानी चाहिए। क्या धारा है, पुलिस ही ज्यादा बेटर जानती है। 420 का मतलब तो हेराफेरी नहीं है, ये पूरी जालसाजी है मेरे साथ। और जालसाजी की धाराएं अलग होती है, वो पुलिस उसमें पूरी अच्छे से कार्रवाई करे। मुझे पुलिस पर पूरा विश्वास है, वो सारे मेरे को अच्छे से निर्णय दिलवाएगी और मेरे पर अच्छा कार्रवाई करेगी मेरे लिए। आगे जो मेरा बच्चा 8 साल से बेड पे पड़ा हुआ है, उसका और मेरे परिवार का वो करेगी। अभी भी मुझे उससे खतरा है कि कभी भी वो मेरे ऊपर अटैक करा सकता है, और समय समय पर वो मेरे ऊपर अटैक कराता भी रहा है। और एक गाली गलौज भी करके गया, जिसमें 112 नंबर गाड़ी भी आई थी, जिसने और लोगों ने, आसपास के लोगों ने इसको 151 के थ्रू इसको सजा भी हुई थी, और फिर इसे छोड़ दिया गया था। लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है अब यहाँ से भागा हुआ, कब मेरे ऊपर अटैक करा सकता, कुछ नहीं कह सकता।
अगली खबर जनपद सहारनपुर के नकुड़ से है, जहां पर नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने सीसी रोड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल्द ही क्षेत्र को एक ओपन जिम भी मिलने वाला है। हमारे संवाददाता ने विधायक से उनके विकास कार्यों के बारे में बात की और उनके विचारों को जाना। नमस्कार, +24 न्यूज़ पर आप जुड़ रहे हैं और आपके साथ में आज बताते हैं कि ऐसे विधायक हैं जिन्होंने हर गांव के अंदर बोर्ड लगाया, हर गांव के अंदर सीसी के बोर्ड लगे हैं, हर गांव के अंदर ओपन जिम की बात करते हैं और हर जिम के अंदर इन्होंने करके भी दिखाया। और आज ये गांव है टाबर, इसके अंदर इन्होंने आज सीसी का जो उद्घाटन किया है, ये सीसी दी गई थी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी, इनसे सीधी बात करते हैं। विधायक जी, हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद विकास जी आपका। विधायक जी, आपके बहुत सारे देख रहे हैं कि आपकी विधानसभा के अंदर हर गांव के अंदर आपके बोर्ड मिल रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि मेरा मास्टर गुरपाल जी हमारे गुरु हैं, उनकी ही क्योंकि उनके भी बोर्ड काफ़ी गांव में दिखाई दिए गए। और आज ये गांव है राजपूत बहुल गांव है, तो इसमें आज आपने सीसी दी है। इसके बाद एक और सीसी भी आपने दी रखी, कई सारे काम। लेकिन अभी आपने कुछ घोषणाएँ की हैं कि ओपन जिम किया जाएगा और उसके साथ में सोसाइटी की हाथ के हाथ, इस तरह की काफ़ी सारे आपने वादे किए गए। क्या इन वादों को भी आप पूरा कर पाएंगे? क्या होगा? देखिए विकास जी, आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप जो है गांव टाबर में इस विकास के रथ को दिखाने के लिए आप यहाँ आए हैं। अभी हम सब ने मिलकर यहाँ सड़क का उद्घाटन किया है, सीसी सड़क का। और यहाँ पे इस गांव में खेल का मैदान और ओपन जिम के लिए 30 लाख रुपए पास हो चुके हैं। उसका भी टेंडर हो चुका है, बहुत जल्दी उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। उसका भी बहुत जल्दी हम लोग उद्घाटन करने आएंगे। और लोक निर्माण विभाग से मैंने यहाँ लगभग 1 किलोमीटर सीसी और नाला बनवाने का काम किया है। और इस गांव में अभी भी, ये बड़ा गांव है, 6 बूथ है यहाँ पे। इस गांव में निश्चित तौर पर जहाँ वो बड़ा गांव होता है वहाँ काम भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने 5 साल में अपनी विधानसभा के हर गांव में काम देने का निर्णय लिया है, लेकिन टाबर जैसे गांव में मैं अधिक काम दूंगा, क्योंकि ये बड़ा गाँव है। ये 10 गाँव के बराबर अपने आप में अपना एक गाँव है। तो ये गाँव बहुत शानदार गाँव है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का गाँव है। और विकास का रथ जो मास्टर कुंवरपाल और निर्भयपाल शर्मा जी का रुका खड़ा था, उस विकास के रथ को हम लोग आगे लेकर चले हैं और गति के साथ वो नकुड़ विधानसभा में आगे चल रहा है योगी जी के नेतृत्व में। क्या कहेंगे सर कि 20 सालों का विकास, 20 साल से भी यहाँ पर पिछले विधायक थे और उनके साथ में ये काम नहीं हो पाया। आप कह रहे कि विकास का रथ रुका हुआ था, क्या उन्होंने विकास का काम नहीं किया? देखो, हर आदमी का अपना अलग अलग विजन होता है। उनका अपना विजन था, मेरा अपना विजन है। मेरा विजन विकास है, मेरा विजन सीसी सड़क है, काली सड़कें हैं, खड़ुंजे हैं। मेरा विजन खेल का मैदान है, मेरा विजन ओपन जिम है, मेरा विजन लाइब्रेरी है, कोचिंग सेंटर है। मेरा विजन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर स्मारक बनाना है, जो मैं बादी में बना रहा हूँ, वहाँ काम चल रहा है। अलग अलग सबका विजन होता है। मेरा विजन 36 जात को एक साथ लेकर चलने का विजन है। मैंने विधानसभा के 36 जात के हर व्यक्ति के मैं साथ खड़ा हूँ, 36 जात के हर व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है। मैं पिछले 3 वर्षों में मैंने बिना रुके बिना थके 18 घंटे काम करते हुए क्षेत्र के विकास को गति देने का काम किया है। सर, क्या कहेंगे? अभी आपने देखा होगा कि महाकुंभ बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, बीजेपी बड़ी प्रमोट कर रही है कि वहाँ पर जाएं, इस प्रकार की कह रहे कि आए वहाँ से होगी। 144 बाद ऐसा विशिष्ट योग बना हुआ है, क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, जिस तरह से कल 1 करोड़ 63 लाख लोगों ने, ये भी रिकॉर्ड है। हाँ, 1 करोड़ 63 लाख लोगों ने कल कुंभ में डुबकी लगाई और आज उससे भी ज़्यादा हो गए। जिस तरह से योगी जी ने और मोदी जी ने कुंभ के अंदर व्यवस्था की है, कुंभ के अंदर मेले का आयोजन किया है, कुंभ को भव्य दिव्य बनाने का काम किया है, ये बहुत ही हम सब सनातनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का। मकर संक्रांति के दिन हम सबको उनका आशीर्वाद मिला है और आज का दिन मोक्ष का दिन है। आज के दिन जो भी कुंभ में नहाता है उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। और आज बहुत बड़ी संख्या में मेरा मानना है कि आज 2 करोड़ से ऊपर लोग जो है महाकुंभ में जो है स्नान करेंगे। और आने वाले इन दिनों में फरवरी तक 40 करोड़ का टारगेट है, 40 करोड़ से ऊपर लोग महाकुंभ में जाएंगे। हम लोग भी महाकुंभ में जाएंगे नहाने के लिए, पूरा परिवार जाएगा स्नान करने के लिए। और निश्चित तौर पर हर सनातनी को, हर हिंदू को महाकुंभ में स्नान करना चाहिए। सर, कुछ विपक्षी अभी कह रहे हैं कि विपक्षी कह रहे हैं कि वहाँ पर तो पैसा बिना मतलब के लगा देगा, इतने के तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे सर? देखो, विपक्ष का काम है विरोध करना। हर अच्छे काम को
विपक्ष विरोध करता है। मोदी योगी ने इस देश के अंदर आने के बाद न खाया है न खाने दिया है। राहुल गांधी एंड कंपनी, अखिलेश यादव एंड कंपनी परेशान है कि आज गरीब को अनाज क्यों मिल रहा है, आज गरीब को बीमारी के लिए कार्ड क्यों मिल रहा है, आज गरीब को बिजली क्यों मिल रही है, आज गरीब को रास्ता अच्छा क्यों मिल रहा है, आज गरीब की बेटी पढ़ लिख कर आगे क्यों बढ़ रही है, आज गरीब की बेटी सुरक्षित क्यों है। ये उनको परेशानी है। वो इस गरीब के पैसे को, इस बजट को खा भी जाते थे और डकार जाते थे, विदेशों में पैसा लगाते थे। मोदी योगी ना खाता है ना खाने देता है। देश की पाई पाई को जनता की भलाई के लिए लगा रहे हैं, गरीब आदमी की भलाई के लिए लगा रहे हैं। सर क्या संदेश होगा जिस प्रकार से इतने सारे जो साधु हैं, जो सनातन धर्मी हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, जिस तरह से आज प्रयाग में महाकुंभ के शुभ अवसर पर हमारे सभी महात्मा ऋषि मुनि, क्योंकि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है और ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से ही हर व्यक्ति अपने अपने कार्य को करता है। हम भी मानते हैं कि हम जो आज इस लायक भगवान ने बनाए तो भगवान की देन है, ऋषि मुनियों की देन है। तो निश्चित तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी को, हमारे देश को इस महाकुंभ में स्नान करने के बाद ऋषि मुनियों का बड़ा आशीर्वाद मिलने का काम होगा और हमारा देश विश्व शक्ति बनेगा और हमारा देश महाशक्ति बनेगा और हमारा देश पूरी दुनिया पे राज करेगा। ये हमें आशीर्वाद निश्चित तौर पर मिलेगा। यानी तीसरी बार योगी जी की हैट्रिक लगने वाली है। योगी जी की हैट्रिक 2027 में 2/3 बहुमत के साथ लगने का काम होगा और योगी जी का काम अल्टीमेट काम है। उनसे शानदार, जानदार, ईमानदार ना मुख्यमंत्री हुआ है ना होगा। चलिए, तो ये थे यहाँ से नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी। इन्होंने कहा कि तीसरी बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने वाले हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।